नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के में अब केवल 13 दिन बाकी हैं। चुनावी अखाड़े में उतरे सारे अखाड़ियों ने अपनी सारी ताकतें झोंक दी हैं। अगर सर्वे के तर्ज पे हम कहें कि अभी और आज मतदान हो तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो मैंने जो गणना की है, जो मैंने कैलकुलेट किया है, उस मुताबिक अगर आज और अभी चुनाव हो और मतदान हो तो कांग्रेस विधानसभा पे बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। मैं कोई हवा के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, अनुमान के आधार पर नहीं कर रहा हूँ। मैंने, आप ये समझ लीजिए कि मैंने एक गणितीय मॉडल बनाई है। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कानपुर के आईआईटी के प्रोफेसर्स ने, जिन्हें वायरोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, वो उस गणितीय मॉडल पे वो बताते थे कि कोरोना की दूसरी लहर कब आएगी, तीसरी लहर कब आएगी। तो उसी तरह मैंने कुछ फैक्टर्स के आधार पे ये गणितीय मॉडल बनाया। उस गणितीय मॉडल पे जो मैं जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं, उसके मुताबिक आज और अभी चुनाव हो तो कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होगी, बहुमत से वो विधानसभा में आ रही है। इस गणितीय मॉडल में मैंने 5 फैक्टर लिए और 5 फैक्टरों के अलावा मैंने इनपुट भी लिया है। ऐसा नहीं कि मैं कर्नाटक के लोगों से बातचीत करके ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठा हूँ, तो उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। लेकिन कर्नाटक में मेरे जो कुछ पत्रकार मित्र बैठे हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई है। ये वो हैं जो आज से 5-10 साल पहले मेरे साथ दिल्ली में थे, अब वो बंगलोर जाके बस गए हैं या अपने होम स्टेट में जाके किसी एरिया में हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि चुनाव कवर कर रहे हैं और चुनाव पर नज़र जमा हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन सब के आधार पे मैं ये जो है प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके सामने। आपने देखा होगा कभी मैराथन रेस या 5000-10,000 मीटर की रेस देखी, आप में से कईयों ने देखी होगी। आपने देखा होगा जहाँ धाँ की आवाज़ हुई, गो की आवाज़ हुई और रनर जो दौड़ना शुरू करते हैं, धावक उसमें एक आध धावक शुरू ही से तेज़ी से भागते हैं। आप दर्शक दीर्घा में बैठ के सोचते हैं, अरे ये पागल ही तो आगे जाएगा, थक के फिर वो हो जाएगा, दूसरे तीसरे नंबर या कोई पीछे का धावक इससे लीड ले लेगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस धावक ने शुरू में लीड ली और वो लगातार दौड़ रहा है, वो अपने पिछले धावकों से जो है, पिछले प्रतियोगियों से एक फासला बनाए हुए और फासला धीरे धीरे वो बढ़ाता जा रहा है। जब ये स्थिति आप 2-3 हज़ार मीटर पे देखते हैं कि ये स्थिति बनी है, तो आप समझ जाते हैं कि ये पट्टा लप ले गया। इसको मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, चुनावी स्टार्टअप। चुनावी स्टार्टअप अगर देखें तो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह स्टार्ट किया, जिस तरह अपने चुनाव अभियान का स्टार्ट किया या चुनावी रणनीति बनाई, वो बीजेपी से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुई और प्रभावशाली साबित हो रही है। यहाँ पे मैंने जो अपना मॉडल लिया है और जो आपको मैं सर्वे बता रहा हूँ या जो अपना रिजल्ट बता रहा हूँ, केवल उसमें मैंने दोनों ही पार्टी को लिया है, केवल बीजेपी को और कांग्रेस को, जनता दल इसको नहीं लिया, क्योंकि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच मुख्य रूप से है। आप ये देखिए कि नोटिफिकेशन के पहले ही एक तरह से कांग्रेस अपना वहाँ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। उस चुनाव प्रचार को आप समझ लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा में भी जो कर्नाटक में ज़्यादा दिन बिताया राहुल गांधी ने, वो भी चुनाव प्रचार अभियान का ही एक अंग था। नोटिफिकेशन के पहले कोलार में जाके जो उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया राहुल गांधी ने। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय कर्नाटक के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, जिस तरह प्रचार में निकले, स्थानीय यात्राओं में निकले, वो भी निकले थे। मुंबई में मुख्यमंत्री निकले थे। जिस योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने यात्रा चलाई और भीड़ इन लोगों में हुई, उससे ही शुरू में पता चल गया कि कांग्रेस ने एज ले लिया है। अभी चुनाव नॉमिनेशन शुरू होनी था, उस समय पता चल गया कि ना, इन्होंने एज ले लिया है। आप पिछले कई सालों से चुनाव में देख रहे होंगे कि किसी चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे गुजरात का चुनाव रहा हो, बीजेपी 4-5 महीने पहले ही से तैयारी, बूथ मैनेजमेंट से लेके पार्टी टिकटों के बंटवारे से लेके हर चीज़ कर देती है। और कांग्रेस के ढीलेपन को लेके, कांग्रेस के
नकारात्मक रवैये को लेके आलोचना भी होती रही है। और चुनाव प्रचार की रैलियों में भी आप अक्सर देखते होंगे कि केवल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इधर से उधर सभा कर रहे हैं, कांग्रेस के किसी लीडरों का पता नहीं चलता था। लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं देख रहे हैं आप। कर्नाटक में देख रहे हैं ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपके जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेता है, प्रदेश के नेता, जो वहाँ का स्थानीय लीडरशिप है वो बहुत ही मजबूत है। वहाँ का स्थानीय संगठनात्मक ढांचा भी बहुत ही मजबूत है। सिद्धारमैया की छवि कर्नाटक के किसी भी नेता से, किसी पार्टी के नेता से कहीं ज़्यादा अच्छी है और पिछले वर्ष से ताल्लुक़ भी रखते हैं। DK शिवकुमार का जो नॉमिनेशन के वक्त जो भीड़ दिखाई दी गई, कहा वो बाहर के विदेश के अखबारों ने भी उस भीड़ को छापा और कहा जा रहा है कि ये शायद पहला, दुनिया में पहला ऐसा मौका है कि जब नामांकन के समय इतनी ज़्यादा भीड़ जो है किसी ने जुटाई हो। वो चुनावी सभा से भी दुगना तिगुना बड़ी भीड़ थी। तो जो उसके स्थानीय नेता, कांग्रेस के स्थानीय नेता, उनका कद भी बढ़ा। फिर पार्टी की जो दूसरा फैक्टर, मैंने जो 5 फैक्टर लिए उसमें एक चुनावी स्टार्टअप, दूसरा पार्टी की मजबूती एकता, तीसरा चुनावी सभा और जो प्रचार है, चौथा फैक्टर मैंने लिया जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पांचवा फैक्टर लिया मैंने जो जाति समीकरण है उसके आधार पे। इनके आधार पे बीजेपी को कितना पॉइंट मिल रहा है, कांग्रेस को कितना पॉइंट मिल रहा है, उससे मैंने तुलना करके मुझे जो लग रहा है उससे मैंने नतीजा निकाला है। चुनाव के 13 दिन बचे हुए हैं, अभी तक बीजेपी में फुटमत है, पार्टी एकता नहीं हो पाई है। अमित शाह बुरी तरह फेल हुए हैं, येदियुरप्पा बम्बई अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सदानंद गौड़ा जो ओकालिगा के लीडर हैं वो कहीं अलग छिटके हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है। जबकि कांग्रेस में पिछले कई महीने से खबर या स्टोरी चल रही थी कि दोनों में DK शिवकुमार और सिद्धारमैया में ज़बरदस्त मतभेद है और ये मतभेद बहुत पुराना है। लेकिन 5-6 महीने से लोगों को आश्चर्य होता है कि किस तरह पैचअप हो गया कि दोनों साथ साथ हैं, साथ साथ घूम रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे कर्नाटक में दोनों साथ साथ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं राहुल गांधी की मध्यस्थता थी, एकता हुई, जो भी फैक्टर हो, लेकिन दोनों अपने अपनी जगह हैं और दोनों मेहनत कर रहे हैं। यही इतना ही नहीं, चुनाव के जस्ट पहले जिस तरह बीजेपी में भगदड़ मची वो आश्चर्य की बात है। पहले कांग्रेस में आप देखे होंगे संजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो बीजेपी फोड़ के लाती थी उनको। यहाँ लोग नाराज़ होकर बीजेपी से, बीजेपी प्रदेश के कद्दावर नेता, वो नेता जो संघ के हैं, वो नेता छोड़ के चले आए, जिसमें पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके जगदीश शेट्टार भी थे, लक्ष्मण सावंत थे, एस अंगारे, आर शंकर, ये लोग हैं। लक्ष्मण सावंत जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मिस्टर अंगारे और जो दूसरे हैं वो कई बार विधायक रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। और आज भी जैसा पता चला है, जैसे खबरें आ रही हैं कि बीजेपी जो नेतृत्व है, अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं येदियुरप्पा से कि आप हर कहीं और प्रचार न करें, इन दोनों को हराने के लिए आप अपनी पूरी जान लगा दें ताकि संदेश गलत न जाए। उसके पीछे क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये हम आगे आके आपको बताएंगे। आप चुनावी सभाएं और वो देखेंगे और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं चुनाव सभा में, और जो चुनावी सभा का आक्रामकता और जो तेजी है, जो रैलियों में भीड़ जुट रही है, राहुल के रोड शो में और प्रियंका के रोड शो में जो भीड़ दिखाई दी, यहाँ तक कि बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले मुंबई कर्नाटक, जिसे कित्तूर कर्नाटक भी कहते हैं, वहाँ जो उन्होंने 2 दिन पहले रैली की, उसकी भीड़ दिखाई दी, वो अद्भुत है। उससे ये भी लग रहा है कि कांग्रेस लिंगायत के गढ़ में या बीजेपी के जो वोट का बेस था उसमें सेंधमारी करने में कामयाब हो रही है। आइए पहले देख लेते हैं कि ये चुनावी सभा कैसी हैं और बीजेपी और कांग्रेस से इसमें मुद्दे को क्या उठा रहे हैं। मुद्दों पे भी आप देखिएगा तो कांग्रेस के जो लीडर हैं, चाहे वो खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हो, वो मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वो वादों की बात कर रही हैं। और बीजेपी के नेता अभी तक डबल इंजन सरकार और ये डर पे बनाने में लगे हुए हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी क्या होगा।
आइए पहले थोड़ा एक झलक ये देख लेते हैं। आज देश में किसान औसत 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। 27 रुपए। आपने बहुत भरोसा करके सरकारें चुनी। आज वो नेता कितने हजारों करोड़ कमा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्र, ये नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, इनको रोजगार पीएसयू से मिलता है, लेकिन वो अडानी को दे दिए। वो एक आदमी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है। आज आपके बेटे रोजगार के लिए जाते हैं तो हर चीज की कीमत है, हर पोस्ट की कीमत है। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार 40 सीटें दे देना इनको। और बात करेंगे बसवा जी की, उनकी मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ेंगे और पूरे देश में नफरत फैलाएंगे। और किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार चिल्लाते रहें, रोते रहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कर्नाटक के गरीब कमजोर लोगों से 4 वायदे कर रहे हैं। पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने। तीसरा वायदा अन्न भाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। और चौथा और सबसे जरूरी वायदा 3000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने हर डिप्लोमा होल्डर को। और यह शुरुआत होगी, पहले दिन होगा यह काम। उन्होंने 40% लिया, हम ये 4 वायदे आपको देंगे। ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದು 40% कमीशन सरकार। सबसे पहले तो मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सीकल रामचंद्र गौड़ा जी को विजयी बनाने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों से मैं समझ जाता हूं कि आपने फैसला कर लिया है कि आप रामचंद्र जी को चुनाव जिताएंगे। आप चुनावी सभाओं में स्टार प्रचारक के रूप में कई नाम आए बीजेपी की तरफ से, लेकिन आप जो वहाँ सभाएं हो रही है उसमें कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो अमित शाह हैं जो वहाँ डेरा डाले हुए हैं, नड्डा की 1-2 सभाएं हुई, कुछ ऐसे मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहाँ भेजे गए जिनका नाम जो है, सर्वानंद जैसे लोग हैं जिनका नाम सुनने वाले, जिनका नाम आप भी शायद कम ही सुने होंगे, वो लोग जाके वहाँ बोल रहे हैं। और बोलने में भी उनके वो मुद्दे नहीं है, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। उपलब्धियों के नाम पे कुछ नहीं, जो मुझे लगता है उपलब्धियों के नाम पे है। और दूसरे वो सरकार में है तो विपक्ष के पास ये एज रहता है कि उसको अटैक करने में, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उठाने, फ़ायदा उठाने में उसके पास मुद्दे होते हैं। सरकारी पक्ष के बाद मुद्दे नहीं आते, एक उनका माइनस पॉइंट है। दूसरे कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है, चाहे सेंट्रल केंद्रीय गवर्नमेंट की जो डबल इंजन की सरकार है वो बोलते हैं, ये बता सके, बल्कि उसकी जगह वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं आएंगे तो डबल इंजन सरकार का फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्या फायदा था वो कर्नाटक की जनता देख चुकी है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आ गई तो प्रदेश में दंगे हो जाएंगे। इस पे तो मुझे लगता है कि इसको तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पे तो केस होना चाहिए। तो भड़काने वाली बात है। खैर, हमें इससे नहीं मतलब है कि वो क्या बोले, हम आपको केवल कंपेयर कर रहे हैं कि कौन कैसे हर मुद्दे पे, हर फैक्टर में किसकी एज है। चाहे वो जैसे पार्टी पे आ गया, चुनाव पे आ गया, चुनावी मुद्दे पे आ गया। देखिए एक चीज़ और इसमें बता दें, एक और अंतर बता दें, कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, यहाँ तक कि जनता दल के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा आज तक नहीं दी। और ये कहा गया कि ये मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मोदी जी का चेहरा ही न डाला था कर्नाटक से। अब तो ये भी कहा जाने मोदी जी अभी 2 दिन पहले केरल में थे, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करने और किसी चीज़ का उद्घाटन करने गए थे। दूसरे दिन वो मंगलवार को पहुंच गए
दादर नगर हवेली, वहाँ पे किसी अस्पताल का उद्घाटन करना था। केरल में गए तो उन पर फूल फेंका जा रहा था, उसकी वीडियो पूरी आई है। लेकिन कर्नाटक में वो नहीं आए। अटकलें ये भी लगाई जा रही है, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मोदी जी चूँकि ये समझ गए हैं, उनको इस बात का अंदाज हो गया है कि कर्नाटक में क्या होने वाला है, तो इसलिए वो अभी दूरी बनाए हुए हैं। वो ज़्यादा वहाँ अपने को शो नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हो सकता है बाद के फेज में, अभी 13 दिन बचा है, मतलब 13 दिन या 10 दिन बचे हैं, तो हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं है। ये आश्चर्य की बात है, जबकि शुरू में वो 3, 4, 5 राउंड लगा चुके थे। चुनाव टेक ऑफ करने के पहले वो लगा चुके थे, तो अभी भी वहाँ इंतजार हो रहा है। अब आ जाइए मुद्दों पे। जो इस समय मुद्दे कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है और वो मुद्दे लोग कैच कर रहे हैं, वो मुद्दे चारों तरफ फैल रहे हैं। वो मुद्दा एक 40% कमीशन का मुद्दा, 40% की सरकार नाम ही दे दिया गया है। ये जो नैरेटिव है, पहली बार कांग्रेस किसी नैरेटिव को स्थापित करने में सफल रही है, और वो इसका प्रयोग कर्नाटक में है, जिसमें उसने इस सरकार को, बीजेपी सरकार को 40% की सरकार कहकर पिछले 6 महीने से उसी तरह कर दिया, बैकफुट पे कर दिया, जिससे बोफोर्स को लेके राजीव गांधी बैकफुट पर चले गए थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का हर एक वक्ता अपने हर उसमें 40% की सरकार, 40 नंबर वहाँ फेमस हो गया है। पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास जो है, बीजेपी के खिलाफ जो है, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और जैसा कि मैंने उसमें ये बताया था कि ये जो ठेकेदार एसोसिएशन की चिट्ठी भी मोदी जी के पास गई थी, और एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी, संतोष पाटिल ने, उस पर भी कुछ नहीं हुआ था, उसको लेकर भी रोष है। और 40% पूरा चस्पा कर दिया गया है, उसके पोस्टर निकाल दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे की तरह हमने पिछले वीडियो में आपको अमूल बनाम नंदिनी का मामला भी बताया था। वो मामला बना हुआ है, उस मामले को बनाने की कोशिश कर रही है कि क्यों ज़बरदस्ती जो है अमूल को कर्नाटक के नंदिनी के ऊपर थोपा जा रहा है, और पे सीएम करके हर जगह लगे हुए हैं कि आप सीएम को पे कीजिए। ये मैंने पहले ही बताया, लेकिन अभी भी वो मुद्दा सबसे बड़ा जो है कांग्रेस के पास है। इसमें एक और मज़ेदार बात है, चुनाव के शुरुआत में मोदी जी ने, क्योंकि येदियुरप्पा जो है लिंगायत के हैं, मोदी जी ने येदियुरप्पा को फ़ोन किया। उनको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी का, लेकिन मोदी जी ने फ़ोन किया येदियुरप्पा से, और बीजेपी पे जो योगदान दिए हैं और जो उन्होंने सेवा की है बीजेपी की, उसके लिए धन्यवाद दिया है। और बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे को टिकट दे दिया। येदियुरप्पा ने क्या किया, ये जानबूझ के किया कैसे, कि वो जो फ़ोन का वीडियो था, ऑडियो था, उसे उन्होंने जारी कर दिया। उसको लेके भी कांग्रेस हमला कर रही है कि सतपाल मलिक ठीक बोलते थे कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, कोई दुराव नहीं है, जो सतपाल मलिक ने बयान में कहा। एक मामला और है जो सरकार के विरुद्ध जा रहा है, आरक्षण का मामला है। बम्बई या बीजेपी सरकार कह लीजिए, बीजेपी सरकार ने क्या किया, कुछ दिन पहले ये अपने आप में जो ओबीसी कोटा था, उसका 4% कोटा मुस्लिमों के लिए था, उस कोटा को वापस लेके मुस्लिमों से उन्होंने उसको बांट दिया ओकालिगा लिंगायत समुदाय में। ये ओकालिगा लिंगायत तो ये सब क्या है, मैं इसके बाद आता हूँ। मतलब मुस्लिम देश की जनता ही नहीं है, मुस्लिम प्रदेश की जनता ही नहीं है। इसी तरह उन्होंने दलित के आरक्षण में भी हेर फेर किए, जिससे बंजारा ग्रुप वहाँ बहुत नाराज है, उसने भी प्रदर्शन किया है, उसने भी वो किया जिसको बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, इस इलेक्शन में आप याद कीजिए, कृषि कानून के किसान आंदोलन में कर्नाटक के किसानों ने जम के हिस्सा लिया था, और सरकार ने प्रॉमिस किया था, उस पर आंदोलन टूटा था कि कृषि कानून वापस लेके उस हिसाब से करेंगे। जो अभी तक नहीं हुआ, उसको लेके किसानों में बहुत रोष है। बीजेपी के प्रति, न केवल बीजेपी सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति उनमें ये धारणा बन गई कि किसान विरोधी हैं। और कर्नाटक में किसान एसोसिएशन उसी तरह मजबूत है जैसे आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत है।
मुद्दों के अलावा जो है, अब जो लास्ट चुनाव में जो चीज़ करती है, जिसको मैंने अपने गणितीय मॉडल का 5वां फैक्टर माना है, वो है जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग। मोटे मोटे 4-5 आप अंदर जाएंगे तो बहुत सी जातियाँ हैं, जैसे यूपी बिहार में हैं, अंतर जातियाँ हैं, सब कास्ट बहुत है, लेकिन मोटे मोटे 4-5 वहाँ पे जो प्रमुख चुनाव में रोल अदा करती है, उसमें सब लिंगायत है, ओकालिगा है, दलित है, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं। लिंगायत के 17% माना जाता है, ओकालिगा 15% माना जाता है आबादी का, और दलित जो है भी 15% है, मुस्लिम 12% है, और बैकवर्ड 33% है। अब कास्ट समीकरण में देखिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, कर्नाटक के ही हैं। 33% जो बैकवर्ड है, उसकी सबसे बड़ी जात, सबसे प्रभावशाली जात है कुर्बा, और कुर्बा के जो सिद्धारमैया कुर्बा से आते हैं, और बहुत पॉपुलर नेता है, न केवल उस कास्ट के बल्कि पूरे पिछड़ी जातियों के एकमात्र नेता माने जाते हैं आज की तारीख में। वो मुस्लिम को तो आपने हटा ही दिया, बीजेपी ने 12% मुस्लिम को, कि हमको आपका वोट नहीं चाहिए, बोल भी दिया मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए हमको। बचा लिंगायत। लिंगायत आज तक बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार बड़ा खतरा हो गया है। ये जो दोनों नेता निकले हैं सत्तारी और ये लिंगायत ही जात के हैं। इसके अलावा जो पिछले 18 के इलेक्शन के बाद जो है, जो ऑपरेशन लोटस के बाद जो सरकार बनाई गई थी, खरीद फरोख्त कर विधायकों को इधर कर सरकार बनाएगी, और येदियुरप्पा को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर, उन्हें 1 साल बाद हटा दिया गया। येदियुरप्पा की नाराजगी को मिटा, और येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में भी माने जाते हैं, इसीलिए उनको आगे रखे 18 में इलेक्शन लड़ा था, और उन्हें चीफ मिनिस्टर पार्टी तोड़ के, गठबंधन तोड़ के उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन 1 साल बाद उनको निकाल के उनको बेइज्जती की गई। उनको मनाने के लिए इलेक्शन के पहले अमित शाह उनके घर गए, उनके शाम की चाय पे गए, उनके काफ़ी कुछ बाहर निकल के आया, उनसे कहा कि आप केवल वही रहे। लिंगायत की कुल बताते हैं, जो लिंगायत डोमिनेटेड इलाका, वहाँ 57 सीट में से 37 सीटें जो है पिछली बार बीजेपी को मिली थी। लेकिन वहाँ पे भी, वहाँ जो दक्षिण ओकालिगा अगर यहाँ पे सीमित है आपके मैसूर इलाके में, दक्षिण कर्नाटक में, तो जो मुंबई कर्नाटक के इलाका में बता रहा हूँ, जो बॉर्डर एरिया है महाराष्ट्र के, वो उसके 4-5 जिलों में लिंगायत का काफ़ी 30 सीटें वहाँ पे कम से कम। वहाँ पे भी बॉर्डर विवाद को, महाराष्ट्र उसको लेके जो हुआ, उससे भी लिंगायत नाराज हैं। फिर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिस तरह गए और वहाँ पे मिले लिंगायत के गुरु से, उनके महंतों से, उनका आशीर्वाद लिए, उसका भी असर लिंगायतों पे पड़ा। ये माना जा रहा है कि खास करके जो अपने चीफ मिनिस्टर थे जगदीश शेट्टार और लक्ष्मी साउदी जो इधर आ गए हैं, उसका बहुत बड़ा असर लिंगायत पे पड़ा हुआ है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये भी एक बड़ा माइनस पॉइंट है। बीजेपी ने 2 साल से मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए। हिजाब का मामला आया, हलाल का मामला आया, अजान का मामला लाया गया, फिर जो है मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार का मामला आया। इस सब को बुलाने की कोशिश की, इसको बढ़ाने की कोशिश की, ताकि सांप्रदायिक इश्यू के आधार पर ध्रुवीकरण हो सके, जिसका फ़ायदा उठाना हमेशा बीजेपी चाहती है। वो हो नहीं पाया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो लिंगायतों के वजह से नहीं हो पाया, लिंगायत एकदम नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिक इशू से, तो उनके डर की वजह से बीजेपी ने इस इशू को आगे नहीं बढ़ाया। तो इन 5 फैक्टरों को देख के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आज की तारीख में अभी अगर चुनाव हो तो कांग्रेस सरकार बना रही है बिना किसी सहयोग के। धन्यवाद, नमस्कार। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।